पढ़ रहे थे BEEE के अंदर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के अंदर जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस। ठीक है, जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशंस कौन से होते हैं जो आप प्री में करते हैं। प्रिकॉशंस मतलब के कॉशन जो आप प्री में लेते हैं। ठीक है, प्रिकॉशंस जो ऐसे प्रिकॉशंस मतलब के ऐसी चीजें जो आप शुरू में शुरू करते हैं ताकि अगर आपको कोई शॉक के कारण या कुछ ऐसी चीज कोई ऐसी दिक्कत ना आए जिसके कारण आपको शॉक लग जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए आपके साथ कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक में डायरेक्ट टच में आ जाओ आप। ठीक है, तो इसके लिए रूल्स हैं बहुत सारे जिनके बारे में आप पढ़ेंगे, अपने मेन रूल्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो सबसे पहला है रूल नंबर 20, रूल 29। ये किसके लिए है? ये इक्विपमेंट्स के लिए है जो आप यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन प्रोटेक्शन ऑपरेशन, इंस्टॉलेशन हो गया, सॉरी, प्रोटेक्शन, और उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइंस सप्लाई लाइंस को इंस्टॉल करना, उनको मेंटेन करना, उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, एंड ऑपरेटर्स जो ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर्स जो उसको चला रहे हैं। ऑपरेटर्स कौन कौन से हो गए? जैसे कि कोई ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपका क्या करना है? इलेक्ट्रिकल सेव करना है उनसे, जो भी कोई शॉक या किसी और चीज या किसी डैमेज से, ठीक है, मैकेनिकल डैमेज से या किसी भी चीज से, ठीक है, उनको अपन ने क्या करना है? पूरे तरीके से सेफ रखना है। तो रूल नंबर 21 क्या कहता है जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस के अंदर? रूल नंबर 21, कंस्ट्रक्शन मतलब के बनाना, इंस्टॉल करना, प्रोटेक्ट करना उनको कि यानी कि अब वायर्स जो है इंस्टॉल की कर रखी हैं डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के अंदर, तो अपन उनको कहीं भी ऐसे नहीं कर सकते, डैमेज नहीं कर सकता कोई। ठीक है, डैमेज नहीं कर सकता। ओवरहेड वायरिंग है जो अपन अपने घरों के बाहर कोई भी वायर आ रही है तो उसको कोई भी पर्सनली डैमेज नहीं कर सकता। तो उनको ऑपरेट करना, ठीक है, उनको मेंटेनेंस करना उनकी बार बार, ठीक है, सप्लाई लाइंस की एंड ऑपरेटर्स की। ये क्या कहता है? रूल नंबर 21 कहता है, ये कहता है ऑल द सप्लाई लाइंस ऐसी होनी चाहिए कि ये मैकेनिकल डैमेज को पूरे तरीके से जो है शैल बी सफिशिएंट टू, जो अगर कोई मैकेनिकल डैमेज उनको आता है तो वो उसको सहन कर सके इन पावर। ठीक है, पावर के अंदर वो सफिशिएंट हो। ऑल द सप्लाई लाइंस शैल बी सफिशिएंट इन पावर के अंदर एंड साइज के अंदर, एंड साइज जिसके कारण कि वो मैकेनिकल डैमेज या किसी भी जो है सफिशिएंट स्ट्रेंथ हो उनकी टू मेक सफिशिएंट मैकेनिकल पावर टू डू द वर्क विदाउट एनी डैमेज। जो वर्क
सफिशिएंट पावर एंड साइज मतलब कि अगर कोई वायरिंग की गई है, ओवरहेड वायरिंग की गई है, तो उसकी स्ट्रेंथ जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा होनी चाहिए, एफओएस होना चाहिए, उसके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी होना चाहिए, जिसके कारण वो आसानी से खराब ना हो, मैकेनिकल डैमेज हो, उसके ऊपर कोई ऐसा काम करे आपका थोड़ी सी खिंच जाए या थोड़ा सा एनवायरनमेंट का इफेक्ट आ जाए, गर्म हो जाए थोड़ी सी, तो इन चीजों से उसको कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई फर्क ना पड़े। तो ये क्या कहता है, रूल नंबर 29 कहता है, ये किसके ऊपर है, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई लाइंस एंड ऑपरेटर्स, मतलब कि जो उसके रास्ते में आती हैं चीजें, जैसे कि पिलर्स हो गए, पोल्स हो गए कोई, ठीक है, कोई ट्रांसफार्मर्स हो गए, ये सारी चीजें मिलके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेफ्टी रूल 91। रूल 91 ये क्या कहता है आपका, रूल 91 रूल नंबर, ये क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग। लाइटनिंग होता है बिजली चमकना, जो कई बार मौसम खराब हो तो बिजली चमकती है, ऊपर से बिजली गिरती है नीचे किसी भी पोल के ऊपर या किसी ट्रांसफार्मर के ऊपर या किसी भी कोई भी एक्सपोज्ड जो ओवरहेड लाइन है उसके ऊपर क्या होता है, जो है बिजली गिरने के चांसेस होते हैं, जहां उससे कई बार क्या होता है, शॉक, दो चीजें आपस में जुड़ गई, वायरिंग्स आपस में जुड़ गई, तो उसके कारण भी क्या है, अचानक से क्या हो जाता है, लाइटनिंग हो जाती है, वहां पे इलेक्ट्रिकल जो शॉक वो हो जाता है जब दोनों वायर्स आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो जो आपका ये वाला रूल है, ये क्या कहता है कि ए ऑनर ऑफ ओवरहेड इलेक्ट्रिकल, वो कौन सी होती है, जो ऊपर से जाती है वायर्स, जो धरती के नीचे नहीं है, एक तो अंडरग्राउंड होती है, एक ओवरहेड होती है, ओवरहेड जो बाहर दिखाई देती है, ठीक है, ओवरहेड वायरिंग, ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम का लिखते हैं आपका, ओवरहेड लाइन लिख लो, या ओवरहेड ट्रांसमिशन, ओवरहेड लाइन का जो ऑनर होता है is so exposed as to be liable to injury for any lightning shall be adopt efficient means of diverting to earth। अगर कोई भी लाइटनिंग होती है, जो ऑनर होता है उसका, जो उसने क्या काम करना है, अगर कोई लाइटनिंग होती है, आसमान से बिजली गिरती है, लाइटनिंग को क्या करना होगा, उसको डाइवर्ट करना होगा, डाइवर्जन ऑफ लाइटनिंग by earthing it, ठीक है, जो लाइटनिंग है उसको डायरेक्ट अर्थिंग करके उसको धरती के अंदर भेजने का काम किसका होगा, जो इसका ऑनर है। लाइक यहाँ पे ओवरहेड सप्लाई चल रही है, इसके ऊपर क्या हो गया, यहाँ पे बिजली, लाइटनिंग होगी, बिजली गिर गई, तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम लगाए कि वहां से वायर जो है डायरेक्ट कहाँ चली जाए, अर्थ के अंदर, ठीक है, तो वो अर्थ क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा शॉक को, और वो सप्लाई को कोई डैमेज नहीं करेगा, और उससे क्या होगा, बाकी की जो चीजें हैं वो भी बच जाएंगी। तो ये रूल नंबर 91 किसके लिए है, ये लाइटनिंग के लिए है, लाइटनिंग के कारण जितनी भी डैमेज होगी उसको बचाने के लिए है। तो ये क्या कहता है कि अगर कोई ऑनर है किसी ओवरहेड लाइन का, ओवरहेड लाइन चल रही है, तो उसको ऐसे प्रोटेक्ट किया जाए कि उसके ऊपर लाइटनिंग होती है तो उसको क्या किया जा सके, डाइवर्ट किया जा सके टू द अर्थ डायरेक्टली विदाउट एनी डैमेज, किसी डैमेज को लिए बिना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 92 रूल नंबर 92, अनयूज्ड इलेक्ट्रिकल लाइंस, अनयूज्ड ओवरहेड लाइंस। अनयूज्ड ओवरहेड लाइंस कौन सी होती हैं, जिनको अब काम में नहीं लिया जा रहा, पहले सप्लाई कर दी गई थी उनकी, पहले काम भी लिया गया उनसे, लेकिन उस
उसके बाद किसी कारण से उसको छोड़ दिया गया है। तो जो अगर ऐसी कोई अनयूज्ड ओवरहेड लाइंस हैं तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के उसके कारण जो रूल नंबर 76 था उसके अकॉर्डिंग, रूल नंबर 76 एक और है इसी चीज के लिए, 76 के अकॉर्डिंग उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है शैल मेंटेन इन सेफ मैकेनिकल कंडीशन, उसको द ओवरहेड लाइन shall be taken in safe mechanical condition। उनको सेफ मैकेनिकल कंडीशन के अंदर रखा जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू 76 रूल। ये भी दोनों रूल्स अगर वो नहीं रखता है, ठीक है, अगर वो सेफ कंडीशन को नहीं रखता है तो वो लाइंस जो होंगी वो अनयूज्ड लाइंस में आ जाएंगी, 92 रूल में आ जाएंगी। उनको एक नोटिस देंगे और उनकी सप्लाई को कट कर देंगे अगर कोई सही से मैकेनिकल प्रोटेक्शन उनकी नहीं कर पा रहा है तो, ठीक है। अगर कोई केस ऐसा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अगर कोई जो है नहीं यूज कर रहे तो उस कंडीशन में एक इंस्पेक्टर होता है। इंस्पेक्टर क्या करता है, जो ये भी 92 रूल के अंदर ही लिखा हुआ है, इंस्पेक्टर उनको जो होता है पहले एक नोटिस देता है, इंस्पेक्टर नोटिस भेजता है। नोटिस के अंदर लिखा होता है कि अगर आपने 15 दिन के अंदर अपनी सप्लाई कट कर दो, क्योंकि हमें पता चला है कि आपकी जो मैकेनिकल प्रोटेक्शन या अनयूज्ड सप्लाईज हैं वो सही से प्रोटेक्टेड नहीं है, उनके कारण किसी को शॉक लग सकता है, वो डैमेज कर सकती हैं किसी को, तो 15 दिनों का नोटिस दिया जाता है। नोटिस ऑफ 15 डेज टू 15 डेज टू जो सप्लाई है उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए, टू रिमूव इट, जो अनयूज्ड ओवरहेड लाइन है, टू रिमूव इट। अगर वो रिमूव नहीं करते फिर उनके खिलाफ बड़ा नोटिस लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे रूल्स हैं। रूल 3 है आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 29, 91 एंड 92। रूल नंबर जो पहला पढ़ा था अपन ने 29 वो किसके लिए था, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई लाइंस एंड ऑपरेटर्स, ठीक है। जितने भी ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं और जितनी भी सप्लाई लाइंस हैं उनको पूरे तरीके से सेफ रखने का काम जो होता है वो किसके अंदर आता है, 29 रूल नंबर के, और उनको अपन डैमेज नहीं कर सकते, ठीक है। रूल नंबर 91 के अंदर आता है कि जो भी अगर कोई लाइटनिंग होती है तो उसके ऊपर ऐसा सिस्टम लगाना चाहिए कि उसको पूरे तरीके से डाइवर्ट किया जाए। और तीसरा था अनयूज्ड ओवरहेड लाइंस अगर कहीं है तो उनको पूरे तरीके से रिमूव किया जाए या उनको मैकेनिकल प्रोटेक्शन में रखा जाए कि उनके ऊपर कोई डैमेज ना आए, ठीक है। तो उनको ऐसे रखा जा सकता है या तो हटा दो उनको उसी टाइम पे, ठीक है। दो ही कंडीशंस हैं। तो उसके बाद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अंदर ही एक आता है अर्थिंग। अर्थिंग जो होता है ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अर्थिंग का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था कि हर एक जब अपन कोई भी वायर या कोई भी इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस है उसको कनेक्ट करते हैं सप्लाई के साथ, लाइक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के अंदर से 3 पॉइंट्स बाहर निकल रहे होते हैं, 3 टर्मिनल बाहर निकल रहे होते हैं। एक तो होता है फेस न्यूट्रल उसकी मोटर्स को चलाने के लिए, और तीसरा होता है उसके ऊपर अर्थिंग। ये जो अर्थिंग होती है ये उसके प्लग, लाइक ये उसका प्लग है तो उस प्लग के ऊपर ही ये तीसरा पॉइंट रहता है। ये पॉइंट सीधा सीधा उसकी बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिकल जो वॉशिंग मशीन है उसकी बॉडी के साथ, लाइक ये उसकी बॉडी है मेटेलिक बॉडी, उसके साथ कनेक्ट करती है। और इधर से अर्थ वाले पॉइंट में दो फेस एंड न्यूट्रल वो कहां से कनेक्टेड होते हैं, उसकी मोटर के अंदर। तो यहाँ पे मोटर्स हैं उसकी, तो मोटर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं फेस एंड न्यूट्रल, तो ये तो उसकी मोटर को चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन ये जो तीसरे वाला था अर्थिंग वाला, ये उसकी बॉडी के साथ कनेक्टेड हो गया। और यहाँ पे जब आप इसको प्लग में लगाते हो, प्लग जो होता है शॉकेट आउटलेट, सॉरी ये प्लग तो ये हो गया, शॉकेट आउटलेट में लगाते हो तो शॉकेट आउटलेट के अंदर भी 3 पिन्स होती हैं, फेस, न्यूट्रल और तीसरी फिर से अर्थिंग।
तो ये होती है पूरी सप्लाई के अंदर, पूरे घर के अंदर चलती है ये सप्लाई लाइन, और लास्ट में जाके घर के बाहर, चाहे तो आप खुद, कई तो सप्लाइयां ऐसी होती है जिसके अंदर अर्थ सिस्टम आपको दिया जाता है कि आप अर्थिंग कर सकते हो, लेकिन कई सप्लाइयां इंडिया के अंदर ऐसी हैं यहाँ पे आपको अर्थिंग की सुविधा नहीं दी जाती, तो आपने खुद की अर्थिंग बनानी होती है घर के अंदर। तो उसके साथ आप क्या करते हो, पूरी सप्लाई को ले जाके पूरे जितने भी रूम्स हैं सबके अंदर जितनी भी ये अर्थ वाला पॉइंट होता है टर्मिनल, इन सबको कनेक्ट कर दिया धरती के अंदर। धरती के अंदर अर्थिंग करने के डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं कि कैसे अर्थिंग जो है सबसे अच्छी होगी, वो अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अंदर पढ़ाऊंगा। इस लेक्चर में आपको बेसिक पढ़ा देता हूं कि अर्थिंग होता क्या है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज अर्थिंग, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग bodies of every equipment to the earth surface for safety reasons। ठीक है, सेफ्टी रीजंस के लिए जो हर एक इक्विपमेंट की बॉडी पार्ट्स हैं उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर देना धरती के सरफेस के साथ, क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। क्यों करते हैं, मान लो अब यहाँ पे मोटर जो है वो खराब हो गई, जल गई, तो मोटर की बॉडी में करंट आ गया, मोटर की बॉडी में करंट आया तो पूरी वॉशिंग मशीन जो है वो भी किसके साथ कनेक्टेड है, इसी मोटर के साथ कनेक्टेड है, तो वहां पे क्या हो गया, पूरी बॉडी के अंदर उसकी मशीन की करंट आ गया। अब इसकी बॉडी के अंदर करंट आ गया, वहां पे नीचे पानी भी है क्योंकि वॉशिंग मशीन है, तो उसके नीचे पानी के अंदर आपके पैर हैं और आपका बॉडी को हाथ लग जाए मशीन की, ठीक है, तुरंत शॉक लग जाएगा, उसको फेस उसकी बॉडी से मिल गया, न्यूट्रल आपके पैरों से मिल गया और आपको शॉक लग जाएगा, हो सकता है इससे कोई हानि भी हो जाए, लॉस भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर उसको मैंने बॉडी से इस वायर को कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी होती है ना जो, वो कहां से ट्रांसफर होना चाहती है, वो सबसे अच्छे मीडियम से ट्रांसफर होना चाहती है, कि कौन सा मीडियम उसके लिए सबसे अच्छा है, वो वहां से ही ट्रांसफर होगी। लाइक लाइटनिंग गिरती है आसमान से, तो वो धरती पर गिरने की बजाय थोड़ी सी ऊंचाई पर, 10 फीट ऊंचाई पर एक खंबा है वहां पे गिर जाती है, ठीक है। 10 फीट के खंबे पर जाना तो उसने धरती में है, लेकिन वो सीधा धरती में जाने की बजाय एक 10 फुट ऊंचा खंबा था उसके ऊपर गिर गई, क्योंकि वो उसके लिए अच्छा मीडियम था धरती तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का, ठीक है। अगर कहीं पे बिल्कुल सपाट जगह है, वहां पे आप चल रहे हो, ठीक है, धरती पर भी गिर सकती थी इलेक्ट्रिसिटी सीधा, लेकिन आप चल रहे हो तो आपके ऊपर गिर गई, क्योंकि उसकी ऊंचाई जो है थोड़ा सा उसको हाइट मिली, और आप इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हो फ्रॉम वैक्यूम, एयर से अच्छा कंडक्टर है इंसान इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, और बहुत सारी चीजों से अच्छा कंडक्टर है। तो अगर आप उसको बेटर कंडक्टर दे दो कोई, जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी धरती में सीधा चली जाए, तो वो आपको छोड़ देगी, ठीक है। अगर आप मान लो कि आप खड़े हो और आपके ऊपर कोई भी वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी को पता है कि आप ही हो सबसे अच्छे कंडक्टर, तो वो आपके ऊपर गिरेगी। लेकिन अगर आप किसी पेड़ के पास खड़े हो थोड़ी सी दूरी पर, या आप किसी ऐसा पिलर या कोई टावर है, टावर के पास चले गए, तो ऑब्वियस है कि टावर उसके लिए अच्छा मीडियम है इलेक्ट्रिसिटी को धरती में पहुंचाने का, तो वो टावर के ऊपर गिरेगी, ठीक है। तो ऐसी ही कंडीशंस होती हैं जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी किसी मशीन की बॉडी में आ जाए। मशीन की बॉडी में कंडक्टर जब आ गया, तो आपका जो बॉडी है वो उसके लिए अच्छा कंडक्टर नहीं है उतना, जितना जो है आपका कॉपर का कोई पीस है, कॉपर की कोई सीट है, कॉपर की कोई कंडक्टर है, वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। तो कॉपर के थ्रू आप अर्थ को धरती में ले जाते हैं, कॉपर अच्छा कंडक्टर है जिसके कारण धरती में करंट सीधा चला जाता है आपकी बॉडी को हार्म किए बिना। अगर वहां पे अर्थिंग ना की होती तो वो सारा करंट आपके थ्रू ही धरती में जाता, फिर आप अच्छे कंडक्टर होते, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं उसके पास, आप ही हो सबसे अच्छा ऑप्शन, ठीक है, धरती में करंट पहुंचाने के लिए। तो आपने क्या करना है, अर्थिंग करनी है पूरे घर के अंदर, ताकि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो है रखी जा सके। ये भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर है। एक होता है ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये भी होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर। अगर किसी चीज की बॉडी में करंट आ जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए, उस कंडीशन में ये सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। इस चैप्टर के अंदर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू।